हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उस दुनिया में जहां पे हर पल कोशिश की जाती है कि आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आसान बनाया जाए। इस सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह है, बट इस सब्जेक्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसके लर्निंग डिफ़िकल्टीज। इसको सीखना, इसको याद रखना। सीखना तो मुश्किल है ही, और याद रखना उससे भी ज़्यादा झमेले का काम है। तो हम लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि हमेशा ये कोशिश की जाती है कि सब्जेक्ट कैसे इजी हो, लर्निंग कैसे इंजॉयबल हो, किस तरीके से हम लेक्चर पर बने रहें, क्लासेस अटेंड करने में मजा आए, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फ्रूटफुल होना चाहिए वो। तो हम लोग हमेशा, और आपको अच्छे से पता है कि आपके 9th-10th वाले किए हुए पाप को हम धोने की हमेशा कोशिश करते हैं। मतलब एलिमेंट्री में भी जो एलिमेंट्री लेवल होता है, जो हो सकता है 9th-10th स्टैंडर्ड से, वहां से हम लोग चीज़ों को हर टॉपिक में उठाते हैं। तो ये अपना दोस्त हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें पी ब्लॉक को हम लोग समेटते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में तो काफी कम पढ़ना है। पी ब्लॉक में मेजर एच बॉन्ड, वेंडरवाल फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स वगैरह पढ़ना, तो उसको हम लोग समेटते हैं। उसका ये आज सेकेंड लेक्चर। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं, ठीक है। आइए, पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। पिछले लेक्चर का आखिरी एप्लीकेशन था नेचर ऑफ इंटरेक्शंस। हमने एग्जाम्पल्स देने स्टार्ट किए थे, और आपको हमने बोला था कि इसमें अब पहचानना शुरू करो नेचर ऑफ इंटरेक्शन। मतलब कहां पर वेंडरवाल फोर्स का कौन सा टाइप आप बोलेंगे और कहां एच बॉन्ड बोलेंगे। इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। आ जाइए वहां से चीजों को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हमने 3 एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में लिया था, अगर आपको ध्यान हो, नेचर ऑफ इंटरेक्शंस में। मेरे को ध्यान में है, पहला लिया था मैंने KCl एंड वाटर, एक लिया था मैंने C6H6 एंड क्लोरीन HCl, और एक लिया था HCN। ये 3 मैंने लिया था। चलो, और कुछ मैं यहां पर एप्लीकेशन कराऊं जिससे कि आपको पहचानने में, चीजों को रिकॉग्नाइज करने में कभी धोखा ना हो, मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेचर आइडेंटिफाई करने में कभी धोखा ना हो। तो चलिए कुछ और मैं यहां पर एग्जाम्पल्स बोल लो या एप्लीकेशन बोल लो, मैं करवाता हूं। जैसे मैं ले रहा हूं, अच्छे से आप देखें, ड्राइस। मैं इसमें नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जानना चाहता हूं। ये आइस नहीं है दोस्त, ड्राइस। क्या है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस? मतलब सबसे पहली बात तो बेटा, ड्राइस बोलते किसको? सॉलिड CO2 को। कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप सॉलिडिफाई करोगे तो व्हाइट सॉलिड, व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म में वो नजर आएगा आपको, एकदम क्रिस्टल व्हाइट। लेकिन उस पर हाथ सटाओगे तो जैसे बर्फ पे हाथ गीली हो जाती है, वहां पे हाथ गीली नहीं होगी, ड्राई, पूरा सूखा हुआ आपको फील होगा। आपने देखा भी होगा, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज भी करते हैं, अगर कभी आपने उसका पाउडर देखा होगा। तो सॉलिड CO2 को हम ड्राइस बोलते हैं। अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, CO2 में तो अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, CO2 के बीच कौन सा नेचर ऑफ इंटरेक्शन काम कर रहा है, जरा सोचे। तो पहले जरूरी क्या होगा दोस्त? CO2 के स्ट्रक्चर को समझना। ये देखो लीनियर है, तो डायपोल मोमेंट कैंसल हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि 180 डिग्री है sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण। तो डायपोल मोमेंट म्यू नेट 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये नॉन पोलर हो गया। तो आईडी बोलेंगे हम, डायपोल का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब इसमें CO2 के अणुओं के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा दोस्त? वेंडरवाल फोर्स का कौन टाइप? आईडी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं दे रहा हूं एथेनॉल वाटर मेजर इंटरेक्शन।
मैं इसका नेचर ऑफ इंटरेक्शन समझना चाह रहा हूं। एथेनॉल को आपने वाटर में डाला तो एथेनॉल वाटर मेजर इंटरेक्शन क्या होगा, अच्छे से सोचें। वाटर की तो कोई बात ही नहीं है, H2O में तो डायपोल है ना। अब वहीं पर एथेनॉल वाला पॉइंट देखो, इथेनॉल के पास दो इंड है, C2H5 और OH। OH वाले इंड में डायपोल है ना जी। लेकिन ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो नॉन पोलर वाला पार्ट है, तो यहां पर आपका इस वाले पार्ट में ये नॉन पोलर पार्ट है, इसीलिए इस पार्ट में आईडी हो जाएगा, मतलब इंड्यूस्ड डायपोल हो जाएगा, वेंडरवाल फोर्स हो जाएगा। क्लियर है। जैसे हमने क्या बोला, CH4, C2H6, ये सब क्या हुआ, पोलर की नॉन पोलर, एल्केन सारे नॉन पोलर हो गए, तो ये वाला इंड इसका नॉन पोलर हो गया। इसीलिए इसमें दो तरीके का इंटरेक्शन है। एक, ध्यान से देखिए आप, एक आप देख रहे हैं वने जी, देखो ध्यान से, ये H बॉन्ड है, H अटैच है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से, और यहां पर सामने में ऑक्सीजन है, तो ये तो बेटा एक H बॉन्ड हो गया। लेकिन एक तरह का फोर्स और होगा, ये इथाइल वाले से जो आपका H2O कनेक्ट होगा, तो यहां पर डायपोल है, लेकिन इस एंड पर क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल, इसीलिए ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल हो जाएगा, मतलब वेंडरवाल फोर्स। तो मेजर इंटरेक्शन मतलब जो मुख्य इंटरेक्शन है वो कौन सा हुआ, अच्छे से देख लो। वेंडरवाल फोर्स हुआ मेजर इंटरेक्शन, या मेजर इंटरेक्शन आपका H बॉन्ड हुआ, H बॉन्ड, इसलिए इसका आंसर हो गया H बॉन्ड। आपको उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। हमने मेजर इंटरेक्शन पूछा, इसमें बेटा दोनों इंटरेक्शन था, H बॉन्ड भी था और वेंडरवाल फोर्स भी था, जो लेकिन मेजर इंटरेक्शन है वो कौन सा है, H बॉन्ड है। उम्मीद है ये चीज अब क्लियर हुआ होगा। और भी इंटरेक्शंस ले लो, इस तरह से देखते चले जाओ। अगर मैं बोलूं, ठीक से देखोगे, CCl4 और CH4, तो क्या ऐसा है कि CCl4 में क्लोरीन लगा हुआ है तो डेल्टा माइनस, और CH4 में हाइड्रोजन है तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा प्लस, तो क्या इसका मतलब ये डायपोल डायपोल है? जी नहीं, हरगिज नहीं। डायपोल को देखने से पहले आपको हमने सिखाया है बेटा, आपको क्या चेक करना चाहिए पहले, वो कंपाउंड ओवरऑल पोलर है या नॉन पोलर। तो सिमेट्री के कारण आपका CCl4 हो या CH4 हो, दोनों का दोनों नॉन पोलर है, और जब नॉन पोलर है तो डायपोल का सवाल ही नहीं है, वहां इंड्यूस्ड डायपोल है। क्लियर है। इसीलिए ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, इंड्यूस्ड डायपोल लंदन फोर्स का। अगर मैं एप्लीकेशन लूं, अच्छे से देखें, अगर मैं दूं आपको, ध्यान से देखें, HCl in H2O may have, पहला अच्छे से सीखें, आयन डायपोल, दूसरा H बॉन्ड, तीसरा बोथ, चौथा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। मैंने आपसे पूछा है बेटा कि HCl को जब आप वाटर में डालेंगे, सॉरी डायपोल नहीं तो रहने दो, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। HCl को जब वाटर में डालोगे, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, थोड़ा सा आपको
दिमाग लगाना है, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं अगले पेज में इसको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इससे आप कुछ कुछ और भी चीजें सीख पाएंगे। प्लीज जल्दी से ले। तो उम्मीद है अब आप लोगों ने जवाब सोच लिया। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, आपके दिमाग में चीजें आई होंगी कि HCl को हमने H2O में दिया तो डेल्टा प्लस और ClH, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि B के जगह हमने क्लोरीन रखना मना किया था। याद करो, X और Y में, X और Y में Y के जगह हमने क्लोरीन रखना मना किया था H बॉन्ड के लिए। तो ये आपके नजरिए से डायपोल डायपोल होना चाहिए। H बॉन्ड तो हो नहीं सकता है। अब सर ने तो डायपोल डायपोल ऑप्शन ही नहीं दिया है। अच्छे से समझ लें, एक्चुअली आपको इतना कुछ पढ़ाया जा चुका है, अब आप जानते होंगे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर आपने HCl को किसी कंसंट्रेशन में वाटर में डाला तो एसिड का आयोनाइजेशन हो जाएगा। आप लोग केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाते हैं, चाहते हैं कि जैसे है वही चीज। नहीं भाई, दिमाग लगाओ। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, तो वाटर में आयोनाइजेशन होगा तो, और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इक्विलिब्रियम वाला है नहीं। H प्लस जोड़ Cl माइनस। अब H प्लस के साथ वाटर H3O प्लस, तो H3O प्लस जो बनाएगा वो H बॉन्ड एबिलिटी है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की एबिलिटी होगी, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और Cl माइनस वाटर के बीच जो होगा वो क्या होगा? आयन डायपोल। समझ में आया? Cl माइनस आयन और वाटर के साथ जो इसका इंटरेक्शन होगा आयन डायपोल। और जो आपका H प्लस है, H प्लस तो एक्चुअली वाटर में जाकर के क्या हो जाएगा? H3O प्लस हो जाएगा। आप H प्लस भी रख सकते हो, लेकिन H प्लस तो रहेगा नहीं। H प्लस कन्वर्ट हो जाएगा H2O के साथ तुरंत, क्योंकि वहां पर लोन पेयर है H3O प्लस में तुरंत। तो H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब H3O प्लस तो बड़ी आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तुरंत बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड, हो गया। यहां पर डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। इसीलिए जब आपने HCl को वाटर में डाला तो यहां से आयन डायपोल का भी फॉर्मेशन हुआ और H बॉन्ड भी हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ C। समझ में आया? बहुत बढ़िया एप्लीकेशन था। और देख बेटा, हम एक चीज आपको सिखाएं, HCl ऐसे केमिस्ट्री में दिमाग लगाना होगा। HCl जो इंटरेक्शन है, सही है, और जो H2O इंटरेक्शन है, ये आयन के कारण, क्योंकि आयन डायपोल आपको पता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² वाले फॉर्म में चला जाता है एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, इससे ये स्ट्रांग हो गया HCl वाटर इंटरेक्शन। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने अमोनिया को डाला वाटर में, जैसे हमने अमोनिया को डाला वाटर में, ठीक है, देखना अच्छे से। तुम लोग जेई के एस्पायरेंट हो यार, ऐसे थोड़ी ना होगा कि बिना दिमाग लगाए निकल जाओगे। अमोनिया को डाल दिया तुमने वाटर में, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड है, हालांकि वीक H बॉन्ड है। और यहां पे आपने पढ़ा भी है 13 किलो जूल पर मोल। अब वाटर के H बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपने पढ़ा भी है, ये स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड है। और आपने पढ़ा ये 21 किलो जूल पर मोल। अब जरा सोचो, आपको लगेगा कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो अमोनिया H2O इंटरेक्शन जो होगा, इंटरेक्शन बहुत लोगों को लगेगा कि 13 से 21, 13 to 21 किलो जूल पर मोल के रेंज में होगा। लेकिन यह बात हो सकती है, नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन एक बार फिर से देखिएगा,
अगर आपने अमोनिया को वाटर में डाला तो आपको पता नहीं है यहां ब्रोस्टेड लॉरी एसिड और ब्रोस्टेड लॉरी बेस रिएक्शन होगा, हमने तो पढ़ाया है पीछे। एक H+ देगा और एक H+ लेगा, तो H2O ब्रोस्टेड लॉरी एसिड होगा, यहां H2O H+ देगा और अमोनिया पे लोन पे वो H+ लेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा इस तरह से NH4+ OH-। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां आयन आयन इंटरेक्शन है, आयन आयन भी आ गया यहां पे, इसीलिए ये 13 to 21 में नहीं गया, वाटर के साथ इंटरेक्शन और स्ट्रांग हो गया, मतलब NH3 और वाटर इंटरेक्शन और स्ट्रांग हो गया। जानते हैं कितना, 29 किलोजूल पर मोल। देख रहे हो प्रैक्टिकली। तो आपको यह चीज सोचना पड़ेगा कि किसी चीज को अगर हम वाटर में डालते हैं तो अगर उसका एबनॉर्मली आयोनाइजेशन हो जाए, अगर बेस हो तब भी आयोनाइजेशन होता है, अगर एसिड हो तब भी आयोनाइजेशन होता है, तो अगर उसका आयोनाइजेशन हो जाए तो वहां पर एबनॉर्मली इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ या इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो इसका आइडिया आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि पीछे के टॉपिक्स में हमने एसिड बेसिस को बहुत अच्छे से डिटेल में डील किया है, स्ट्रांग एसिड्स आप कब लेंगे। तो अमोनिया और H2O में जो एक बड़ा अच्छा रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, Bl एसिड और Bl बेस का रिएक्शन होगा। इस वजह से ऐसा होगा कि ये अमोनिया आपका H+ लेगा, H2O H+ देगा, ये Bl एसिड हुआ, ये Bl बेस हुआ और NH4+ OH-। अब NH4 के चारों ओर वाटर तो आयन डायपोल, OH- के चारों ओर वाटर आयन डायपोल और NH4 OH- के बीच आयन आयन, तो इंट्रैक्शन पहले से स्ट्रांग हो गया। तो वैल्यू से देखो, प्रैक्टिकल वैल्यू से ये 13 था, वो 21 था, ये 29 हो गई। तो इस तरह से कभी कभी चीजों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हवा में जो सोचोगे कि निकाल लिया डायपोल मोमेंट हो गया, जी नहीं। आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप +2 के लिए सिर्फ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जहां हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन पूछा और 4 कंपाउंड पूछा, इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, HF, H2O, H2O2, मीथेन। ये 12th बोर्ड में क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। कंपटीशन में थोड़ी ना, जेई मेन में, नीट में, जेई एडवांस्ड वाले को तो छोड़ ही दो, जेई एडवांस्ड वाले तो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों HCl H2O इंटरेक्शन HCl HCl और H2O H2O इंटरेक्शन से स्ट्रांग है। तो क्या लॉजिक दोगे, क्योंकि HCl एक स्ट्रांग एसिड है तो वाटर में जाने पर उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा H+ और Cl- में, तो इस तरह से वहां पर एक नया इंटरेक्शन डेवलप होगा और वो है आयन डायपोल का। क्यों अमोनिया वाटर का इंटरेक्शन, अमोनिया अमोनिया या वाटर वाटर इंटरेक्शन से भी स्ट्रांग है, क्योंकि अमोनिया को वाटर में डालने पर एक बार फिर से वहां आयन डायपोल इंटरेक्शंस डेवलप करता है। कैसे, NH4+ OH-। अब NH4+ के चारों ओर वाटर और OH- के चारों ओर भी वाटर, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन डेवलप हो गया। और आपको पता है कि आयन डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है डायपोल डायपोल या आपके H बॉन्ड से। ठीक है, तो चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारा ये एप्लीकेशन, हमने इसमें काफी एग्जांपल्स किए, और भी कर सकते हैं, कोई वैसा नहीं है, बट कुछ आगे आप भी प्रैक्टिस करेंगे ही धीरे धीरे। ये इंटरेक्शन था, नेचर ऑफ इंटरेक्शंस, ये एप्लीकेशन। अगला एप्लीकेशन कुछ नया लाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले प्लीज। और 2-3 एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, वहां से भी और क्लियर हो सकता है। 9 देख लो। अगर मैं बोलूं H2S H2S, बोलोगे सर डायपोल हो जाएगा, H बॉन्ड नहीं होगा ये। अगर मैं बोलूं, बता दे HI HI, बोलोगे सर H बॉन्ड नहीं होगा, आयोडीन है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में है, सर फिर से डायपोल डायपोल। ठीक है, बड़ा अच्छा एक एग्जांपल, ध्यान से देखो, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, एसीटोन के पास ऑक्सीजन है, ये आपका H बॉन्ड तो बना सकता है, ऑक्सीजन से कोई पॉइंट है नहीं। अब देखिए यहां क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक से देखोगे, अब यहां पे डायपोल है, क्योंकि चारों सेम एलिमेंट नहीं है जो कैंसल हो जाएगा, म्यू > 0, डेल्टा प्लस, लेकिन ये sp3 कार्बन है। तो इसका मतलब है
कि एसीटोन क्लोरोफॉर्म के इस इंटरेक्शन को हम क्या बोले, वीक डायपोल डायपोल बोल दें। मतलब डायपोल डायपोल का मतलब ही वीक डायपोल डायपोल हम लोग बोलते हैं। एच बॉन्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि sp3 कार्बन तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एच बॉन्ड नहीं। एच बॉन्ड के लिए अगर कार्बन से एच बॉन्ड करना भी है तो sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो उस अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि ये एच बॉन्ड नहीं है। अब इसका प्रैक्टिकल जो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है एक्सपेरिमेंटली, दिस इज 2.7 किलो जूल पर मोल, सॉरी किलो कैलोरी पर मोल, and it exceeds 2 kilo calorie per mole. It exceeded 2 kilo calorie per mole, means 10 kilojoule per mole. तो अगर ये 10 किलोजूल पर मोल को एक्सीड कर गया, 2 किलो कैलोरी पर मोल को एक्सीड कर गया और हाइड्रोजन है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आप मजबूर हैं, आपको एच बॉन्ड बोलना पड़ेगा। सर आपने तो ऐसा नहीं सिखाया कि हाइड्रोजन sp3 कार्बन से लगी हुई हो और वो हाइड्रोजन एच बॉन्ड बना ले, ऐसा तो सर आपने नहीं सिखाया है। तो कहां से सर ये एच बॉन्ड हो गया? तो कूल, मैंने आपको क्लियर ये बोला, अपने को मतलब इस बात से है कि वो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन 10 किलोजूल पर मोल को क्रॉस कर जाए किसी तरीके से, तो एच बॉन्ड बोल देंगे और हाइड्रोजन रहना चाहिए पॉजिटिव डायपोल के रूप में। अब आप सोचिए, वो तो हो गया, 10 किलोजूल पर मोल को क्रॉस कर गया, तो एच बॉन्ड बोलना पड़ेगा, हाइड्रोजन है पॉजिटिव डायपोल के रूप में। लेकिन मसला है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब ये भी तो हर बार देखें, ओसीपी हमने लिया ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में क्रॉस किया ना जी, तो तुम बोले ना एच बॉन्ड हुआ ना, कि मानने से मना कर दिए, जबकि उससे पहले तुमने क्या बोला कि क्लोरीन एच बॉन्ड नहीं बनाएगा। फिर हमने रेक्टिफाई किया कि इंटरमॉलिक्यूलर बनाएगा, नहीं बनाएगा, इंट्रा बना सकता। अभी अब सिचुएशन क्या है जरा देखो, एक्चुअली ये क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो 3 क्लोरीन जब लगा हुआ है तो यहां से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ गई, काफी बढ़ गई। क्यों? ये तीनों क्लोरीन जब इसको खींच रहा अपनी तरफ, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत तेजी से बढ़ गया, इसलिए ये कार्बन भी इससे खींचना शुरू किया, क्योंकि इन दोनों में तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ गई, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। जब हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट बढ़ गया, Q1 Q2 का प्रोडक्ट बढ़ गया तो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया और संजोग रहा कि पार कर गया 10 किलोजूल पर मोल को। समझ में आया? लॉजिक क्या है? ध्यान से, क्या लॉजिक है? प्रेजेंस ऑफ 3 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स ऑन कार्बन एटम, ये कार्बन एटम को मेक्स द कार्बन एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। बावजूद इसके ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और हाइड्रोजन पर इसने काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज छोड़ा। दूसरी बात, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट काफी बढ़ गया। हमने आपको पीछे कई बार बोला है, जितनी भारी, जितने मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन उतना ज्यादा होता। हमने बहुत बार आपको बोला है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर वेट, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर वेट, ये बड़ा फैक्टर है दोनों, ठीक है? मतलब कौन सा टाइप है, इंटरेक्शन का टाइप और मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। आप बोलते भी हो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काम करता है कब? जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, जितना ज्यादा होते चले जाए उतना ज्यादा हो। तो यहां पर 2 पॉइंट एक साथ काम कर रहा है। क्या क्या? प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स ऑन कार्बन एटम और दूसरा हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH_Cl3। तो ध्यान से देखें क्या मैं लिख रहा हूं, एबनॉर्मली हाई एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन इज फेवर्ड ड्यू टू, किसकी वजह से? 2 पॉइंट हमने बोला, एक
presence of 3 high electronegative chlorine atoms, जो कि which makes sp3 carbon more electronegative. ठीक है, और दूसरा हमने बोला हाई मॉलिक्यूलर वेट किस चीज का दोस्त, ऑफ CHCl3 strengthens the OH इंट्रैक्शन. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा हो एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा. तो चलो हमने इस तरीके से आपको इस पेज में भी काफी एप्लीकेशन करवाए, 3-4 एप्लीकेशन यहां भी हमने करवाए. आपको इस तरह से हमेशा देखना. अच्छा, ये वाला एग्जांपल देखो. ये देखो, ठीक से देखो. एक दूसरा चीज मैं दिखाता हूं, आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही मैं थोड़ा सा हल्का सा दिखा रहा हूं. इस सिचुएशन को जरा फील करो. यहां पर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये, तो आपके पास ये इस तरह से कार्बन 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 COH ग्रुप लगा हुआ 2 कार्बन के बाद. तो ध्यान से, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और जो पाई का क्लाउड है वो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और पाई का इलेक्ट्रॉन लूज होता है काफी. तो ये काफी लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जैसे लोन पेयर कैसे खुला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वैसे ही पाई का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो ये वाला इसको कुलम्बिकली खींचेगा पाई, और ये वाला जो है इंट्रैक्शन H डेल्टा प्लस और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंट्रैक्शन ये वाला पाई हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है. आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैंने ऐसे मुलाकात करवा दिया. हायर क्लासेस वाले लोग पढ़ते हैं इसको और बड़े इंटरेस्ट लेकर के, बहुत इंटरेस्ट लेकर के उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स उनको पढ़ने होते हैं, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी. तो बस हमने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया ऐसे. ठीक है, हालांकि पाई हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, ये काफी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन है ये H बॉन्ड. तो कभी कभी पाई वाला भी H बॉन्ड होता है. हमने बस ऐसे ही आपको दिखाया. ठीक है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना. समझ में आए बढ़िया, नहीं समझ में आए और बढ़िया, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना नहीं है. तो ऐसा होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यहां पर H पर डेल्टा प्लस है ही, H आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है ही. तो जैसे कैसे आप लोन पेयर रहता है तो वो मतलब H हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, H का डेल्टा प्लस है, सामने लोन पेयर, अमोनिया वाला एग्जांपल. तो कैसे आप बना लेते हो, तो यहां पे लोन पेयर ना होकर के पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, और पाई इलेक्ट्रॉन भी लूजली हेल्ड है. ठीक है, इसीलिए बड़ा आराम से ये इंट्रैक्शन हो जाता है, और पाई हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बोलते हैं. इसमें भी 2 टाइप होता है, इंटरमॉलिक्यूलर पाई और इंट्रामॉलिक्यूलर पाई, बट नहीं है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको ध्यान से हटा दीजिए आप. बस ऐसे ही नोट्स अच्छा हो जाएगा इस एग्जांपल से. तो चलिए एप्लीकेशन अब हम लोग दूसरा लेंगे. नेचर ऑफ इंट्रैक्शन का हमने काफी एग्जांपल ले लिया. अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ हम लोग चलते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर जो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था उसको दोबारा से लेते हैं. चलिए जल्दी से. आइए हम लोग अब स्टार्ट करें नया एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, आइए अच्छे से देखिए. हालांकि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड
बहुत तरह से बांट सकते हैं। किसी भी चीज को जब क्लासिफाई करते हैं तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता है। आप किसी भी चीज को करते हैं क्लासिफिकेशन तो क्या डिपेंड करता है ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका आधार क्या है, उसके हिसाब से हम लोग बहुत टाइप में बांटते हैं। तो यहां जो H बॉन्ड को बांट रहे हैं यहां भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे एक टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक टाइप क्या है दोस्त, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा, जो बार बार हमने डिस्कस किया आपसे। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर जब आप दो मॉलिक्यूल के बीच बनाते हैं, चाहे वो एक ही कंपाउंड का हो या अलग अलग कंपाउंड का, और इंट्रा एक ही कंपाउंड के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर्मेशन अच्छे से देखो, टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल तो अलग अलग होने चाहिए। अब वो दोनों मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक ही कंपाउंड के हो सकते हैं या दोनों अलग अलग कंपाउंड के भी हो सकते हैं, ऑफ सेम कंपाउंड्स और डिफरेंट कंपाउंड्स। सर क्या लिखा आपने, एक बार क्लियर कर लो, जैसे मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो आपने ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच करवाया और ये दोनों सेम कंपाउंड हुआ दोस्त, हुआ ना। और आपने मान लो कि डिफरेंट लिया, ये वाला डिफरेंट हो गया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल बट डिफरेंट हो गया, हुआ ना। वही चीज इंट्रा में फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल। कंडीशन वही रहेगा, H बॉन्ड का जो कंडीशन रहता है कंडीशन वही रहेगा, कंडीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब चीजें वही रहेंगी कि जो आपका X है, H है और Y है। फर्क है कि यहां पे लीनियर होना पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, लेकिन कंडीशन वही रहेगा कि ये और ये दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, X और Y। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर हो, वो भी चलेगा। और यहां भी वही चीज आप जानते हैं। हाँ, फर्क ये है कि यहां सामान्य तौर पर लीनियर पॉसिबल है, लेकिन वहां किसी भी हाल में लीनियर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल चिलेशन रिंग होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपने ऑर्थोक्लोरोफेनॉल बनाया था, पिछले लेक्चर में आपने ये बनाया, ये देखें, ये देखें, तो आपका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, X से। X आपका ये है और आपने यहां Cl लिया, ये आपका Y है। तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो Y से ज्यादा हो या बराबर हो। और ये मेंबर देखिए, 5 मेंबर के रिंग स्टेबल होते हैं, 5 या 6 मेंबर के रिंग बनाने हैं आपको, तो वो स्टेबल है। दूसरा एग्जांपल आप ले लो, कैटिचॉल। कैटिचॉल आप किसको कहते हो, जब दो OH लगातार लेते हैं आप, ये ले लीजिए दोस्त, ये देखिए डेल्टा प्लस, ये लीजिए, हुआ ना डेल्टा माइनस। तो इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड लीजिए, अच्छे से देखें, OH और COOH। इस बार जरा गौर करें, इस बार 6 मेंबर का रिंग, जैसे यहां भी 5 मेंबर 1 2 3 4 5, इस बार 6 मेंबर का रिंग बनेगा, हुआ ना। 6 मेंबर का रिंग बनेगा। H तो ये आपका X है और ये आपका Y है और ये आपका डेल्टा प्लस के कारण H बॉन्ड हुआ। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल जरा ध्यान दें, फेनॉल OH आप लेते हैं बेटा, ये ले लीजिए, और नाइट्रो NO2, N डबल बॉन्ड O और एक O और है। फिर देखो डेल्टा प्लस
और ये डेल्टा -1, ये सारा H बॉन्ड हो गया, ये सारा H बॉन्ड हो गया। और एग्जांपल, इस तरह से एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक एग्जांपल ये देखें जरा, अच्छे से देखें, बढ़िया से। हमने लिया OH, हमने लिया OH और यहां हमने लिया OH, ठीक है। इसमें इस मॉलिक्यूल को जरा गौर से देखो, इसका ये वाला सेक्शन, इसका ये वाला सेक्शन क्या बनाएगा? इंट्रा बनाएगा ना जी। इसी मॉलिक्यूल के अंदर 5 मेंबर का रिंग हो जाएगा। कैसे? H1O2 कार्बन 3 कार्बन 4 O5, H लिया तो O पे खत्म करना है, तो 5 मेंबर का एक यहां रिंग। लेकिन इतना दूर तो कोई रिंग नहीं बनेगा, ऊपर से हाइड्रोजन है, तो ये वाला सेक्शन से क्या बनेगा? जरा सोचो, क्या बनेगा? यहां से यहां इंटरमॉलिक्यूलर बनेगा। तो इसके पास दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। यहां से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दोनों इसके पास बनाने की एबिलिटी है। तो आपको समझ में आया होगा, हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये बारी है समझने की इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर का हमने ये समझ लिया बनाया कैसे, कंडीशन H बॉन्ड का दोनों को फॉलो करना, बट बनाया कैसे? एक ने बनाया दो मॉलिक्यूल के बीच में, वो दोनों मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड का हो सकता है या डिफरेंट कंपाउंड का भी हो सकता है, और एक ने बनाया विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनाया, ठीक है। अब मेरे को दोनों कंपाउंड मतलब दो सिचुएशन के प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करना है। जरा सोचो, इंटरमॉलिक्यूलर वाले दूसरे तीसरे चौथे मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे और इंट्रा वाले उसी मॉलिक्यूल में रिंग बना करके चिलेशन करके खुद में चार्ज को सेटिस्फाई कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को लोअर डाउन कर लेंगे, तो उनको दूसरे से जुड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। नहीं समझा सर? फिर से सर बताओ। मैंने बोला वैसा कंपाउंड जिसके अणुओं में मॉलिक्यूल्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, उसकी परेशानी क्या है जरा आप फील करें। उसकी परेशानी है कि वो चार्ज जो उस पर है, डायपोल जो चार्ज है उस पर, चूंकि वो पोलर है तो डायपोल उस पर चार्ज है, इंट्रा बना के उसने अपने चार्ज को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर लिया, पूरा नहीं कुछ न्यूट्रलाइज किया है, पोटेंशियल एनर्जी को लो कर लिया है। इसीलिए उस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इंट्रा वाले को, जो इंटर बना रहा है वो तो दूसरे से जोड़ ही रहा है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड सामाजिक हैं थोड़े, समझ रहे हैं, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले थोड़े असामाजिक हो गए। क्लियर है? ज्यादा ये सोशल मॉलिक्यूल्स को जोड़ना नहीं चाह रहा। कौन वाला? इंट्रा वाला। इंटर वाला नहीं, इंटर वाला तो है। इससे क्या होगा कि इंटर का जो क्लस्टर होगा, ढेर सारे मॉलिक्यूल का सेट, एग्रीगेट मॉलिक्यूलर वेट हाई हो गया और इसका एग्रीगेट मॉलिक्यूलर वेट कम हुआ, क्योंकि ये कम मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, जिसके कारण इंटर वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ज्यादा होगा, इसका एमपीबीपी वगैरह कम होगा। हमने कितनी बार आपको बोला है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, इस पे भी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है। फोर्स के बाद अगला चीज मॉलिक्यूलर वेट ही है। तो सामान्य तौर पर वैसा कंपाउंड जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, उनका देखोगे तो एमपीबीपी वगैरह ज्यादा होता है इंट्रा के रिस्पेक्ट में। तो क्या इसके पीछे लॉजिक है? इंटर वाला जो यूनिट तैयार करता, गुच्छा तैयार करता, बल्क या क्लस्टर तैयार करता, उस क्लस्टर में ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इंट्रा वाले का क्लस्टर का मॉलिक्यूलर वेट कम है, एग्रीगेट। ठीक है, अगला पॉइंट अच्छे से सुनते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, ज्यादा मॉलिक्यूल्स जोड़ने से उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका वेपर प्रेशर कम है, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है इंटर वालों का। अगले पेज में सब चीजों को लिख देता हूं, वीडियो पर बने रहे, कहीं जाना नहीं है, प्लीज स्क्रीनशॉट। तो यहां पे हम लोग उसको पॉइंट को जो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था उसको अपन लिखते हैं। पहले लेफ्ट साइड आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाला और इधर इंट्रा। जरा ध्यान से देखिए, ये
इंटर वाले का हमने क्या बोला कि एसोसिएटिंग नेचर है, और इंट्रा वाले का हमने क्या बोला, आइसोलेटिंग नेचर, आइसोलेट अकेला रहना। चूंकि ये विद इन द मॉलिक्यूल काम करेगा और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ेगा, तो इसलिए हमने लिखा ये एसोसिएटिंग नेचर का, या आइसोलेटिंग नेचर का। इसके वजह से एग्रीगेट हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर का हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा एग्रीगेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट, क्लस्टर आप समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि H2O H2O है, तो H2O आपको चार तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए होगा क्या कि इसका जो क्लस्टर आएगा वो H2O 166 167 मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसा समझो ना 150 से लेकर के 170 तक मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स तक वो लाके जोड़ेगा। सोचो सोचो जरा, 150 से लेकर के 170 मॉलिक्यूल्स तक को वो जोड़ता है, इतने मॉलिक्यूल्स को लाकर के वो जोड़ता है। कौन? H2O का, क्योंकि एक एक H2O को 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, तो यही क्लस्टर कहलाया। ये एक यूनिट, एक गुच्छा, एक क्लस्टर कहलाया। तो एग्रीगेट हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। इसके कारण ऐसे कंपाउंड्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे एमपीबीपी ज्यादा होता है, और ऐसे कंपाउंड का एमपीबीपी कम होता है। और इनकी वोलाटिलिटी, चूंकि बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा है, तो इनकी वाष्पशीलता, वोलाटिलिटी कम होगी, और ऐसे कंपाउंड की वोलाटिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो चूंकि ये वोलाटिलिटी ज्यादा है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। चूंकि ज्यादा वोलाटाइल हुआ तो वेपर कंपार्टमेंट में ज्यादा आप जमा कर पाएंगे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और इसका वेपर प्रेशर कम होगा ऐसे कंपाउंड का। आराम से समझते जाए, ऐसे कंपाउंड का वेपर प्रेशर कम होगा। अगर मैं बोलूं वाटर में अगर इसको डालेंगे तो वाटर सॉल्युबिलिटी ऐसे कंपाउंड की सामान्य तौर पर ज्यादा होगी। हालांकि ये सब जनरली है, सारी चीजें सामान्य तौर पर इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों दोस्त? क्योंकि वाटर सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर से इंटरेक्शन, तो जो वाटर से इंटरेक्शन स्टैब्लिश करेगा वही तो वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। ये क्या है, खुद में H बॉन्ड बना करके अपना चार्ज को सेटिस्फाई करना चाहता है, इसीलिए वाटर से जुड़ने की टेंडेंसी इसको कम होगी। तो ऐसे कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसे कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लस्टर बड़ा भारी होने के कारण ऐसे चीजों की डेंसिटी कम होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड की, और विस्कोसिटी भी कम होगी, थिकनेस, गाढ़ापन ऐसे चीजों के लिक्विड या लिक्विड में कम आएगा। और यहां पे आप क्या बोलेंगे, डेंसिटी ज्यादा होएगी, सब कुछ सामान्य तौर पर है, और विस्कोसिटी भी ज्यादा होएगी, ज्यादा विस्कस होएगा ऐसा कंपाउंड इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन सब कुछ सामान्य तौर पर है। चलो आ जाओ, अगर मैं आपको एक एप्लीकेशन से इसको करके दिखाता हूं, ये मैंने टाइप्स को डिफरेंशिएट किया, एक एप्लीकेशन करके दिखाता हूं मैं। ये ले लो, दो कंपाउंड ले रहा हूं, एक एग्जांपल अभी हमने इसमें से लिया भी था थोड़ी देर पहले। अब मेरा कहना है कि इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होएगा, इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छे से सोचा जाए, मेरा सवाल है इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर आप सॉल्यूशन में आ जाओ, पहले को देखते हो तो पहला इंटरमॉलिक्यूलर बनाएगा या इंट्रामॉलिक्यूलर, जरा आराम से सोच लो। इंट्रा तो बना नहीं सकता है, तो ये जो बनाएगा ये दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा इसी कंपाउंड का, और उन लोगों से वो इंटर बनाएगा। हालांकि यहां हाइड्रोजन है, और जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा जी। ये कौन सा फोर्स लगाएगा, ये वैन डर वाल्स फोर्स नहीं, क्योंकि नॉन पोलर है, नहीं होगा। ये sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सब क्या बना रहा है इधर, H बॉन्ड। तो मेजर को बात करें, हालांकि इसमें फोर्स दोनों है,
एच बॉन्ड भी और वेंडरवॉल फोर्स भी है, लेकिन मेजर तो एच बॉन्ड है ना, और वो भी इंटर की इंट्रा टाइप है, इंटर टाइप, इंटरमॉलिक्युलर बेटा सारे में। ये देखो ये भी इंटरमॉलिक्युलर हो गया और ये भी आपका इंटरमॉलिक्युलर हो गया। अब वहीं पर ये वाला जो कंपाउंड अगर है ये इंट्रामॉलिक्युलर बना लिया और इसका ये वाला पार्ट इंटर बनाएगा, ये तो रिंग में इन्वॉल्व होगा नहीं, ये इंटरमॉलिक्युलर एच बॉन्ड बनाएगा, नहीं होगा जी। और ये सब पर हाइड्रोजन, ये वेंडरवॉल फोर्स बनाएगा, sp3 कार्बन वाला है। तो एनीवेज अब अच्छे से देखो, हमने पूछा वेपर प्रेशर, तो पहले नेचर ऑफ इंटरेक्शन को अच्छे से समझ लिया जाए। ये वाला इंटरमॉलिक्युलर सिर्फ बना रहा है, वो इंटर भी बना रहा है और इंट्रा भी बना रहा है। यहां पे क्या बनाया? इंट्रा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड, ज्यादा अमाउंट ऑफ एच बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं सर इंटर के साथ इंट्रा बना रहा है, इसीलिए उसका वेपर प्रेशर कम होगा। आप गलत सोच रहे हैं अगर ऐसा आपने सोचा। वो इंटर के साथ इंट्रा नहीं बना रहा है, बना रहा है, बट इंटर के साइट्स को इंगेज करके, किल करके इंट्रा बना रहा है। अगर वो साइट इंट्रा नहीं बनाता तो वो इंटर बनाता, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ता, लाइक दैट, लाइक दिस। लेकिन उसका जो है, जो इंटर बनाने वाला साइट था, वो इंट्रा बनाने में इंगेज हो गया, इसीलिए वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में कैपेबल नहीं है। तो इसका एसोसिएशन कम है, इसका दूसरे तीसरे चौथे हजारवें लाखवें मॉलिक्यूल से एसोसिएशन ज्यादा है। इसीलिए यहां पर एक्सटेंट ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेज या एच बॉन्ड उसके पास ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा हो गया। देखो कितना अच्छा एप्लीकेशन था, वेपर प्रेशर दोस्त इसका ज्यादा हो गया। उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन समझ में आया होगा। समझे या नहीं मेरे को अच्छे से एक बार बताएं प्लीज, और स्क्रीनशॉट ले इसका। लेकिन सभी लोग एक बार बताएं कि समझ में आया अच्छे से या नहीं प्लीज। क्लासिफिकेशन का एक और तरीका निकालते हैं, वैसे निकालने के लिए बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में बंधे हुए हैं, बहुत कम चीजें हम लोगों को जो पढ़नी हम लोग उसी पे बात करेंगे। एक तरीका सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा मेंशन करके नहीं रखा सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन पॉइंट क्या है, जिस कंपाउंड में ये सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो कंपाउंड आपके सिलेबस में उसका जिक्र होता है HF2- आयन का, KHF2 का भी आपके सिलेबस में जिक्र होता है, इसीलिए वो समझाया जा रहा है। दूसरी बात, कभी आप किसी इंस्टीट्यूशन का कभी डीपीपी मटेरियल कुछ अगर बनाए और आपके सामने आ जाए, उस समय वो नहीं बने, हालांकि वो सिलेबस से बाहर है, बट नहीं बने, तो आपको लगेगा पता नहीं सर जो है ठग लिए हैं, पैसा ले लिए और पढ़ाई वढ़ाई कुछ होना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहीं का भी मटेरियल बनाए, कोई कंटेंट सॉल्व करे, कुछ भी सॉल्व करें, सबसे अच्छी बुक जो है पूरे इंडिया में जेई नीट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्विंग VK जायसवाल सर की है। उसके प्रीफेस में हमारा नाम भी मेंशन किया रहता है। आप देखेंगे, बनाएंगे उसके सवालों को अच्छे से, बहुत क्वालिटी एग्जांपल्स आपको उसमें मिलेंगे, और उसके सारे क्वेश्चंस आपको हमारे नोट्स पढ़ने के रेगुलर अगर आप करते हैं तो वहाँ से वो सॉल्व होंगे। आप करके देखें तो उसमें ये सब चीज़ों के क्वेश्चंस कहीं कहीं आएंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर क्या मेरे नाम पे गालियाँ ना दोगे जी? कभी कभी नहीं बस चले तो क्या डॉगी पाल लोगे एक आदमी और बोलोगे कि सर जो है एकदम लपेट लिए अच्छे से, पैसा उसा हम लोग का ना सब हड़प गए, अब हम लोग गरीब हो गए हैं, तो बेटा तुम्हारी बद्दुआ लेके हम कहाँ जाएं बताओ। इसीलिए ये वाला भी टाइप हुआ बताइए देते हैं। आइए आजा बेटा देख। तो एक और हमने क्लासिफिकेशन का तरीका ढूंढा। तरीका ये है आपके लिए सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छे से देखें सर क्या है ये, क्या है ये। देखिए एक्चुअली जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ये है, सही है। अगर इस बॉन्ड की लंबाई d1 है और H बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड d1 है और H बॉन्ड की लंबाई d2 है,
तो बेटा ये तो बहुत क्लियर है ना रे कि D1 से काफी बड़ा होगा D2। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ाया आपको 150 से लेकर के 200 पिकोमीटर के बीच में ये रहता है, ठीक है। ये काफी लंबा होता है इस कोवेलेंट बॉन्ड से, और अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी E1 है कोवेलेंट बॉन्ड की और ये E2 है, तो ये भी क्लियर है कि E1 काफी ज्यादा होगा E2 से। नहीं होगा, क्योंकि E1 कोवेलेंट बॉन्ड तो 200 to 450 के किलोजूल पर मोल के रेंज में रहता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा ये तो 10 to 45 होता है, तो काफी ज्यादा होगा ये। तो ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं, उनको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं, दोनों सिमेट्रिक नहीं है। कुछ भी एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे मान लो कि वाटर का लेते हो, तो ये 197 पिकोमीटर और ये 99 पिकोमीटर, देखो कितना है, डबल 99 पिकोमीटर 197 पिकोमीटर, तो काफी बहुत ज्यादा का अंतर है ये, सही है। तो चलो आ जाओ अनसिमेट्रिकल। अब आ जाओ आप, हाँ बॉन्ड एनर्जी की भी बात करो तो ये तो 21 है, और ये कितना होता है 490 के अराउंड। H2O का OH बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ 490 किलोजूल पर मोल का राउंड हो जाता है, और ये वाला जो होता है वो 21 किलोजूल पर मोल H2O का है H बॉन्ड, तो बहुत का जमीन आसमान का अंतर। सिमेट्रिकल में यही चीज बराबर होगा, D1 D2 बराबर और E1 E2 बराबर। समझ में आया? दैट इज हाइड्रोजन एटम गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ऑफ X एंड Y। समझ में आया? मतलब हाइड्रोजन जो है वो इसके और इसके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड रेयरली फाउंड। अब सोचो कि चूंकि एवरेज स्ट्रेंथ हो गया है, इसीलिए ये वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड से काफी ज्यादा मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड की मजबूती के रेंज में आ गया दोस्त ये, और बहुत रेयरली फाउंड, बहुत रेयरली मिलता है, जैसे HF2 माइनस में। यही एग्जाम्पल एक्चुअली आपको पढ़ना था। इसके अलावे और भी है, कंप्रेस्ड आइस। कंप्रेस्ड आइस बोलते हैं आइस को बहुत हाई प्रेशर पर रखते हैं तब, ठीक है। एनहाइड्रस फॉर्मिक एसिड वगैरह वगैरह। तो हम लोग के सिलेबस में उतना नहीं है, तो हम लोग क्यों इतना दिमाग लगाएं। मेन सीखना है HF2 माइनस को। कंप्रेस्ड आइस वगैरह भी हम लोग को नहीं जानना। आइस के 4 फॉर्म होते हैं, आइस, कंप्रेस्ड आइस, आइस 7, I8। आइस 7 एक फॉर्म होता है, आइस 8 एक फॉर्म होता है, लेकिन हम लोग को ये सब नहीं पढ़ना होता, तो उस पर बात नहीं करें। लेकिन सुन लो, जान लो, ये सब चीजें होती है। मतलब आइस बस ऐसा नहीं। तो चलो HF2 माइनस की कहानी थोड़ी मैं आपको दिखा रहा हूं, चूंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आ जाओ अच्छे से। HF2 माइनस कहां से आया ये आयन, पहले सही से देखो। जब आपने मान लो कि HF में पोटेशियम लिक्विड होता है, HF हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, आपने पोटेशियम सॉलिड मेटल रखा। आपने पढ़ा है कि ये रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस प्लस KF बना, KF बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जो ये KF बना, अगर आपका HF एक्सेस है, एक्सेस HF वहां मौजूद है, तो ये दोबारा रिएक्ट करके एक नया चीज बनाता है, KHF2 सॉल्ट। हालांकि KHF2 में फिर HF अगर आपके पास और मौजूद है, तो और नया चीज बनता है K2HF3, ये भी बन जाता है। बट उतना आगे नहीं पढ़ना, आपका काम है KHF2। सही से आ जाओ। ये जो KHF2 है, ये IIT में सबसे पहले क्वेश्चन आया था KHF2 के बारे में, बहुत पहले 96 में। IIT से पहले किसी कंपटीशन नहीं पूछा था उसको, सबसे पहले 96 में IIT ने पूछा था KHF2 exists but KHCl2 not, why? इसको सब्जेक्टिव में एक्सप्लेन कर। आई थिंक 97 था या 96 या 7, दो में से एक साल था कोई, लेकिन सब्जेक्टिव एक्सप्लेन करना था कि KHF2 एग्जिस्ट करता है, KHCl2 नहीं करता, क्यों। आज तो ये स्टेबिलिटी या एग्जिस्टेंस
स्टेबिलिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ KHF2 इज फेवर्ड एज, देखो कैसे, ध्यान से, ये बड़ा अजीब सा चीज कहां से आ गया, इसी को सीखना। सबसे पहले इस KHF2 में K तो आयोनिक बॉन्ड बनाता है बेटा, K प्लस KCl, K प्लस Cl माइनस, तो K प्लस जोड़ HF2 माइनस, इन दोनों के बीच यहां आयोनिक बॉन्ड है। अब इस HF2 माइनस के अंदर आ जाओ, क्या है, F माइनस और HF, ये H बॉन्ड है, 113 पिकोमीटर एंड 113 पिकोमीटर, और इसकी बॉन्ड एनर्जी भी 161.5 किलोजूल पर मोल और 161.5 किलोजूल पर मोल। हालांकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और 176 किलोजूल पर मोल तक जाता है, लेकिन आप यही वैल्यू ही ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या देखा, इसकी बॉन्ड एनर्जी और इसकी बॉन्ड एनर्जी दोस्त बराबर है और बॉन्ड लेंथ भी बराबर है, तो आप इसको आयन डायपोल भी कह सकते हैं, आप इसको सिमेट्रिकल H बॉन्ड भी कह सकते हैं, आयन डायपोल भी कह सकते हैं, चूंकि यहां डेल्टा प्लस है जी, तो आयन डायपोल भी कह सकते हैं और सिमेट्रिकल H बॉन्ड, क्योंकि दोनों बराबर हो गए और काफी स्ट्रॉन्ग। 161 समझ रहे हो, H बॉन्ड की औकात है 10 to 45, ये है 161, तो बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन का F2 की बॉन्ड एनर्जी 156 होती है, F2 कोवेलेंट बॉन्ड, उससे भी ये ज्यादा है, मतलब कुछ कोवेलेंट बॉन्ड से भी ये स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हमने बोला कि सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। वहीं पर KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता, जरा सोचें क्यों, अब तो आपको समझ में आ रहा हो। While KHCl2 does not exist, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि Cl माइनस कहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, H, ड्यू टू वेरी लार्ज साइज of Cl minus, it cannot form H bond with HCl to form a new species KHCl2। समझ में आया, एक नया चीज बनाने के लिए, KHCl2 बनाने के लिए पहले HCl2 माइनस बनना है, तो HCl2 माइनस तभी ना बनेगा जब Cl माइनस और HCl के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्टैब्लिश होगा। तो Cl माइनस के काफी बड़े साइज होने के कारण, ये मुमकिन नहीं है कि HCl और Cl माइनस के साथ मिलकर के HCl2 माइनस तैयार हो, इसीलिए KHCl2 नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ये भी एक टाइप हुआ, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। आइस में अनसिमेट्रिकल ही होगा, ऐसे ही ये देख लीजिए, अनसिमेट्रिकल ही होगा, लेकिन आइस को जब बहुत हाई प्रेशर पर ले जाते हैं, 30 गीगा पास्कल, 30 गीगा पास्कल, 30 GPa, बहुत ज्यादा है। तो जब आप 30 गीगा पास्कल पर आइस को ले जाते हैं, उतने हाई प्रेशर पर उसका OH बॉन्ड और HO जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों एक श्रिंक करके एक लेंथ का दोनों हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको कंप्रेस्ड आइस बोलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने आपको दिखाया और वो क्वेश्चन भी कराया कि KHF2 एग्जिस्ट करता है जबकि KHCl2 नहीं, क्यों। हालांकि आपको मैं बोलूं CSHCl2 एग्जिस्ट करता है, KHCl2 नहीं करता है, बट CSHCl2 करता है। सीजियम क्लोराइड के सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल, जिसका क्यूबिक स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, उसको अगर हम लोग उसको हिट करते, मतलब HCl वेपर वहां से पास कराएं अगर हम, ठीक है, हिट करते हुए, तो होगा क्या कि CSCl के CS प्लस और Cl माइनस आयन के बीच में क्रिस्टल में HCl जाके अटक जाएगा और आयन डायपोल के कारण वो उसमें अटका हुआ रह जाएगा, आयन डायपोल से। तो इस एप्लीकेशन को मैं अगले लेक्चर में थोड़ा सा आपको करके दिखा दूंगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा मजेदार रहा होगा। कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और गूगल पे हमें रिव्यू करें और गूगल प्ले स्टोर पर भी हमारे एप्लीकेशन को रिव्यू करें। हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, कितनी मददगार है ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम में
अगर मैं आपके लिए यूजफुल हूं, थोड़ा बहुत किस लेवल पे हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी चीज़ों को बढ़ाने में सहयोग करें। हमारा रीच पर है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास हमारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो वही पहुंचनी चाहिए कि भैया सही नहीं है, सही है तो पहुंचनी चाहिए सही है। तो रिव्यूज का, आपके रिव्यूज का बेसब्री से इंतजार रहेगा। गूगल पर भी कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक का, और गूगल प्ले स्टोर पर भी कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक एप्लीकेशन पे। तो डिटेल रिव्यू दीजिएगा, बेहतर स्टार की आपसे उम्मीद करते हैं। फिर भी जो मिल जाए आप सबों का प्यार और प्रसाद होगा। थैंक यू सो मच।